सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको आज का 16 रमज़ान मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ वर्दा शुएब और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल और मेरे साथ हैं तलहा जितोई। और जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि आज 16 रमज़ान है और इस माह रमज़ान को हमारे साथ एक बहुत कड़वी याद जुड़ी हुई है जिसे हम सब याद करते हैं। आज के दिन एक बहुत ही मशहूर, एक बहुत ही फेमस, हम सब के हर दिल अज़ीज़, सबके दिल अज़ीज़, उनकी एक आवाज़ में जादू था। कव्वाल अमजद साबरी साहब हमसे बिछड़ गए थे। उन्हें कुछ मुसल्लह अफराद ने आज ही के दिन फायरिंग करके कत्ल कर दिया था जिस वक्त वो अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ये हादसा पेश आया था। वैसे तो उन्होंने बहुत ही बेशुमार कलाम पढ़े हैं, लेकिन उनका आखिरी कलाम ए सब्ज़ गुंबद वाले, उसका कोई जवाब ही नहीं है, वो डायरेक्ट दिल में उतरता है। तलहा, बेशक अमजद साबरी बहुत बड़े इंसान भी थे, बड़े अच्छे काम भी करते थे और उनके कलाम, उनकी आवाज़, उन्होंने जो जो पढ़ा आज भी लोग उन्हें बड़ा याद करते हैं। उन लोगों के दिलों में वो जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे बिलाशुबा। जितना अच्छा वो पढ़ते थे, जितने अच्छे उनकी आवाज़ थी, सब उनके दीवाने थे उनके कलाम के, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे वो एक इंसान भी थे। सबको बिल्कुल हर कोई ये कहता था कि अगर, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट साइड से बहुत ज़्यादा मेरा ताल्लुक़ रहा है, सब लोग उनको कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, यानी कि हमसे ज़्यादा करीब थे, हम उनके ज़्यादा करीब थे। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये चीज़ मुझे फ़ील भी होती है कि जिस वक्त मेरे करियर का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ, मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे साथ वाले सेट पे ही वो थे जिस ट्रांसमिशन में। तो अफसोस रह गया है, एक दिल में खला रह गई है कि काश मैं भी उनके साथ काम कर पाती, कुछ सीख पाती उनसे। लेकिन हम उनको दुआ में याद रखेंगे हमेशा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी कुछ यादों को भी आज के शो में हम ताज़ा करेंगे, लेकिन इस वक्त नज़र डालते हैं बड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं। खान साहब के शिकवे पर जवाब शिकवा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौमी लीडर्स को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा बयान, फौरी इंतखाबात का मुतालबा रख दिया। क्या हुकूमत बनते ही पीडीएम की सफ़ों में दरारें पड़ गई हैं? लंदन में पाकिस्तानी सियासत की गूंज, नून लीग के हिमायतियों का जमायमा के घर के बाहर, पीटीआई के शरीफ फैमिली के फ्लैट्स के बाहर मुजाहरे। तब्दीली सरकार की तब्दीली का रद्द अमल आलमी है। और मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को बिछड़े 6 साल हो गए। बेटे की वालिद की यादगार तस्वीर शेयर कर दी। आज के शो में उनकी यादें भी ताज़ा करेंगे। और अब यकीनन आज की टॉप स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान जब भी तकरीर करते हैं हमेशा एक शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि रात 12 बजे अदालतें खोल दी गई, रात 12 बजे अदालतें खोल दी गई और हमारे खिलाफ फैसला कर दिया गया। लेकिन उनके शिकवे का जवाब शिकवा चीफ जस्टिस ने दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम 24 घंटे काम करते हैं, कोई ऐसा घंटा नहीं जिसमें वो आराम करते हो। मुसलसल 24 घंटे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालतें खुली होती हैं और उन्होंने कह दिया है कि जो नेशनल लीडर्स हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए अदालती फैसलों का। वर्दा और यही बात आगे चल के काफ़ी दफ़ा ये सवाल उठाया गया, इनफैक्ट अभी भी यही सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन उनके रिमार्क्स आने के बाद अब ये चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए हमें कि अब इस मामले में हमें नहीं बोलना चाहिए कि ये चीफ जस्टिस का फैसला, अदालतें जैसे हम कहते हैं कि बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं खोली जाती, तो आई थिंक ये सिर्फ अपर लेवल के हुकूमती फैसलों के लिए है, बाकी अदालतें दूसरे फैसलों। इसके अलावा पंजाब में अब तक वजीर आला हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी मसला बनी हुई है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने को गुज़िश्ता रोज विफाक की जानिब से हटाए जाने के बाद सदर मुमलिकत की जानिब से बहाल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर रही बड़ी खबर है, वहाँ सरदार तनवीर इलियास ने नए वजीर आजम बन चुके हैं वहाँ पे। और इन हालात में मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इलेक्शन कराएं। बड़ा बयान उनका सामने आ गया है कि वो कहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पंजाब असेंबली में पीटीआई के पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, पहले चीफ जस्टिस की जो बयान आया मैं उस पर आपका कमेंट लेना चाहूँगा।
कि उनका ये कहना है कि 24 घंटे अदालतें खुली हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। नेशनल लीडर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अदालती फैसलों को। आप कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? हमारे नहीं देखिए जी, मैं तो चीफ जस्टिस साहब की का बड़ा एहतराम करना है मुझे। जाहिर है पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, अखलाकियात हमें यही दर्ज देती है कि हमें अपनी अदालतों का एहतराम करना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने हर उस फैसले का एहतराम किया जो उनके खिलाफ भी आए। पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम कर रहे होते हैं। आप देखें इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे डिसीजंस थे और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के कई फैसले ऐसे आए कि जहां हमने सर तस्लीम हम किया। मैं आज भी समझता हूं पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मोमेंट से गुजर रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने जिस शख्स को मुंतखब करके पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया और आइन का आर्टिकल 63A के हवाले से प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पहले पाकिस्तान के अदालतों में गया, पहले प्रे की, पहले रिक्वेस्ट की, पहले एप्लीकेशन की और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई मांगी। मैं समझता हूं अगर वो फैसला पहले आ जाता तो बहुत बेहतर होता। जहां तक प्राइम मिनिस्टर का शिकवा है, यकीनन हम जब ये देखते हैं कि एक खरबूजा चोर, एक गरीब, एक कमजोर, एक वो शख्स जो अपनी जाती जिंदगी के मामला भी पूरी तरह हल नहीं कर सकता, जब उसके खिलाफ कानून हरकत में आता है तो वो बिल्कुल वो शख्स बेदस्तपा होता है। मैं समझता हूँ हम एक इस्लामिक रियासत का हिस्सा है, अगरचे हम उस पीक पर नहीं है लेकिन हमारी मंजिल अल्टीमेटली वही है। मैं आज भी इस बात पर इत्मीनान का इजहार करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने शऊरी तौर पर बेदार होकर सारे इदारों को मैसेज कर दिया। मुझे भी कर दिया मैसेज, मैं पार्लियामान का हिस्सा हूँ, सियासतदान को भी कर दिया, हमारे ऑनरेबल जजेस को भी कर दिया और हर इदारे को कर दिया, मीडिया को कर दिया कि पाकिस्तान में अब अंधेर नगरी चौपट राज नहीं होगा। मैं अगर पार्लियामान का हिस्सा हूं और मैं मिनिस्टर हूं या चीफ मिनिस्टर हूं या मैं गवर्नर हूं या मेरे पास कोई भी कुरैशी साहब, अंधेर नगरी चौपट राज तो पंजाब असेंबली में हमने गुज़िश्ता रोज भी देखा और आप भी बड़े एक्शन में नजर आए। आपको शर्मिंदगी है जो हुआ असेंबली के अंदर नहीं होना चाहिए था? मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि आइन का आर्टिकल 63A डिफेक्शन क्लॉज के हवाले से, फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बड़ा वाज़ेह है। मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि वो लोग जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाने के लिए गली गली कुचा गला फाड़ कर कहते थे मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो, इसमें पूरे तराने बनाए गए, पूरी कैंपेन की गई और फिर वही किया गया। छांगा मांगा के बाद सिंध हाउस और सिंध हाउस के बाद लाहौर में जो कुछ किया गया बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी हया के, मैं ये सख्त कुरैशी साहब कता कलामी की माजरत। बड़ा एक मशहूर मुहावरा अंग्रेजी का कोटेशन है, 2 wrongs don't make 1 right। तो अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे, इससे आपको अच्छे तो नहीं हो जाएंगे? देखिए मैं आपको एक अर्ज कर दूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी गलती का जवाब गलत तरीके से देना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको बड़ी सच्चाई से अर्ज कर रहा हूँ पंजाब असेंबली में कोई चीज प्लान नहीं थी। पंजाब असेंबली में इशू उस वक्त बना जब डिप्टी स्पीकर पुलिस के साथ एंटर हुए। आप 74 ईयर की हिस्ट्री में मुझे किसी पाकिस्तान में 4 सूबाई असेंबली है, ऐवान बाला है, नेशनल असेंबली है। लेकिन कुरैशी साहब सॉरी टू इंटरप्ट कुरैशी साहब, लेकिन आप कह रहे हैं चीज़ें प्री प्लान नहीं थी। अगर प्री प्लान नहीं तो सीसीटीवी कैमरास में कैसे देखा जा सकता है कि सुबह के वक्त पूरे बॉक्सेस लोटों के भर के अंदर आए हैं और किसी ने नहीं रोका? अच्छा आपको एक अर्ज कर दूं, इसमें इसको आपने हमारे साथ हमारी मदद करनी है, कौम को सच बताने में हमारी मदद करनी है और आप लोग करते हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ जी। स्पीकर पंजाब असेंबली के तमाम इख्तियारात हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए और तमाम इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को दे दिए। आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान पर मेंबर पंजाब असेंबली बने और हमारे ही वो कैंडिडेट थे बतौर डिप्टी स्पीकर। उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल किए। मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ, वो कहते हैं मैंने आइन की बड़ी पाबंदी की है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी पाबंदी की है, मैंने पार्लियामान के वकार के लिए सारा काम किया है। क्या उनको ये नहीं मालूम था अगर वो आज से 10 रोज पहले 6 अप्रैल को रात को 12 बजे एक ऑर्डर जारी करके सेशन तलब करते हैं बगैर गजट नोटिफिकेशन के, तो क्या उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली की सिक्योरिटी को इतना सिक्योरिटी लैप्सेस थे कि उन्होंने लोटे अंदर आने दिए?
ये देखे पाकिस्तान में समेत दुनिया भर की पार्लियामान में एहतजाज होते हैं। कुरैशी साहब सिक्योरिटी लैब्स तो हम जानते हैं, सिंध असेंबली में एक सहाफ़ी जो है बंदूक लेके चले गए थे और यकीनन हमें मालूम है कि सिक्योरिटी कितनी मौसर होती है। ये बताइए कुरैशी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुतालबा किया कि इलेक्शंस फ़ौरन कराए जाएं। क्या आप समझते हैं कि मुल्क के हालात सियासी मुआशी इस वक्त साजगार हैं इलेक्शंस के लिए? देखिए, इस वक्त तो सियासी मुआशी हर तरह की बेचैनी है। मैं समझता हूँ यही वक्त है कौम के पास जाने का, और वो लोग जो आज से 4 माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से मुतालबा करते थे। आगे बढ़ाते हैं शो को और हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था, हम बात करेंगे आज के शो में अमजद साबरी साहब की, जिनको हमसे बिछड़े आज पूरे 6 साल हो गए हैं। अमजद साबरी के बेटे ने अपने वालिद की 6वीं बरसी के मौके पर अपने वालिद की एक यादगार तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें अमजद साबरी साहब ने सब्ज़ रंग के कुर्ता पहना हुआ है उन्होंने, और उसमें वो हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, तस्वीर आप देख भी सकते हैं। और उनके, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था, उनके बेशुमार ऐसे कलाम हैं जो हम सबको बहुत पसंद हैं, वो डायरेक्ट दिल में उतरते हैं। राइट, अमजद साबरी की यादें हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगी। और उनके फैमिली से तलहा साबरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अमजद साबरी की वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और अमजद साबरी की बहुत सारी चीज़ें, अमजद साबरी साहब की चीज़ें तो सारी ही बहुत याद आती हैं। जिस तरह वो मुझे रियाज कराते थे और हंसी मजाक और उनकी सारी बातें, रियाज कराना, उनके साथ जाना, और एक बस हर माइक्रो सेकंड अमजद साबरी भाई को मैं मिस करता हूँ। आज उनको हमसे बिछड़े हुए 6 साल हो गए हैं। दिल को अभी तक यकीन नहीं आता है अंदर से कि वो हमें छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल। कोई मैसेज, उनका पैगाम जो वो दुनिया में आम करना चाहते थे तलहा, जो आज आप दोबारा नाजरीन को बताएं ताकि उनकी याद भी जिंदा रहे हमेशा? बस जी, हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक भी पहुँचे मोहब्बत का पैगाम है सब लोगों का। और अमजद भाई यही पैगाम दिया करते थे। और हम इस वक्त बस अभी मज़ार की तरफ निकल ही रहे हैं, क्योंकि चादर शरीफ वगैरह पेश करनी है, जो हमारी खास रस्मात होती हैं, उसकी अदायगी के लिए हम कब्रिस्तान रवाना हो ही रहे हैं बस। सही। अच्छा, अमजद साबरी के बड़े जो साहबजादे हैं वो भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा कलाम पढ़ रहे हैं, और काफ़ी लोगों का ये कहना है, उनके फैंस का, अमजद साबरी का ये कहना है कि उनकी आवाज़ और अमजद साबरी साहब की आवाज़ में अब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से बिल्कुल अपने डैडी की 2 कॉपी होता जा रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं उसके लिए, और हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि अचानक हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था ये अचानक इतनी बड़ी भारी जिम्मेदारी हम लोगों पे आ जाएगी। अभी आ गई है। मैं और मेरे भतीजे मुजद्दिद साबरी और आन मोहम्मद और मुहिब अली साबरी चल रहे हैं सेक्रेटरी को अपनी। तो बस हम लोग की कोशिश है कि अपने बुजुर्गों का नाम, अपने भाई का, अपने वालिद साहब का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। यकीनन आप लोग इंशाअल्लाह ज़रूर साबरी ब्रदर्स का नाम इंशाअल्लाह ज़रूर दुनिया में रोशन कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वैसे वाकई अभी तक यकीन नहीं होता कि अमजद साबरी से बिछड़ गए हैं अभी तक। यकीन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं चाहूँगा जो भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, उनकी तरफ भेजें। और अब आगे बढ़ते हैं। अमजद साबरी की यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। कुछ सियासत का जिक्र दोबारा से करते हैं। पाकिस्तान में अमजद सियासत की जब भी बात आती है लंदन का जिक्र ज़रूर होता है, क्योंकि लंदन में पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स मुकीम हैं। लंदन में आजकल शोर शराबा, नारेबाजी और बदतमीज़ी का भी तूफान आया हुआ है। जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं वो जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर हैं। जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो एवनफील्ड के बाहर हैं, नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। जबकि जो इमरान खान साहब के बेटे हैं वो भी अपने घर से कुछ मुश्किल से निकल पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ही थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन लंदन में इस वक्त PTI के सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या उनके डिमांड्स हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लंदन से लाइव कॉलर हमारे साथ हिरा मुफ्ती साहिबा मौजूद हैं। हिरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आप आए हमारे शो पे। ये बताइए क्या डिमांड्स हैं आपकी, क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिरा वहाँ पर?
अस्सलाम वालेकुम तलहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अमजद साबरी साहब की फैमिली से इजहार कंडोलेंस करूंगी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ही इज़ एन आइकॉन, हमेशा हमारे दिलों में याद रहेंगे। अल्लाह ताला, मेरी गुजारिश है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनके शहादत कबूल करे। हमारे लिए तो वो शहीद हैं और हमारा ईमान है कि शहीद कभी नहीं, जिंदा रहता है। वो हमारे साथ जिंदा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ जिंदा हैं और अल्लाह ताला उनके आल औलाद को हर तरीके से नवाजे और उनको उनके लिए हमारी दुआएं हैं। अब जैसे आपने कहा, प्रोग्रेस टू द मोर रेलिवेंट मैटर्स जो कि सियासत के हैं आजकल। देखिए, मैं ना छोटी सी बात करूंगी। ऑब्वियसली मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैं तो बस सीधे आम पाकिस्तानी, आम ओवरसीज पाकिस्तानी की गुजारिश आपके सामने रखूंगी। देखिए, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ठीक है ना, और ये हमारा सबसे बड़ा कौमी असासा है। और हमने क्या किया है कि इन क्रिमिनल्स के हाथ में दे दिया है। अब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को फर्दे जुर्म आयद होनी थी, उस दिन इस कौम के साथ अब मजाक देखिए कि उस दिन उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और हमने अपना कौमी असासा, सबसे कीमती असासा लेके उनके हाथों में दे दिया। तो गौर करें आप इस बात को। आप घर में अपनी कोई कीमती चीज के ऊपर किसी डाकू, किसी मुल्क गद्दार को लेके अपॉइंट कर देंगे? लेकिन एक बात बताइए ना, आपको लगता है कि आपके प्रोटेस्ट से, आपकी आवाज उठाने से आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चेंज कर पाएंगी? विल यू गेट एनी रिजल्ट्स आउट ऑफ इट? और वो भी बाहर लंदन में रहते हुए। अच्छा, आपकी बात में सिर्फ एक छोटी सी अदना सी बात करूंगी। देखिए, बात तो अदना नहीं है, मगर मेरी जो आवाज है वो बहुत छोटी है और मैं बहुत छोटा इंसान। आपकी आवाज पूरी दुनिया में आपकी आवाज जा रही है। जी, देखिए, मौला अली का एक कॉल है, माशाल्लाह, ठीक है, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा था, मैं उसका मफहूम बताऊंगी क्योंकि इतनी मेरी हैसियत नहीं है। देखिए, कुफर का निजाम तो चल सकता है मगर नाइंसाफी का दौर नहीं चल सकता, जुल्म का नहीं चल सकता। तो बिल्कुल जुल्म का नहीं चल सकता। तो अब आप कभी ये मेरी सिर्फ छोटी सी गुजारिश है अपनी आला अदलिया से कि कभी गरीब की ललकार पर भी वो कोर्ट्स को खोलें। हिरा, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने आप पर क्या जुल्म किया, पहले तो मुझे ये बताएं। भाई, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सबसे बड़ा जुल्म तो ये किया है कि वो एक मुल्क गद्दार हैं। उन्होंने लूट के खाया है पूरे मुल्क को, कौम को। मुझे जाती तौर पे क्या, हमारे पूरे 22 करोड़ अवाम के वो दुश्मन हैं और वो डाकू हैं। दे हैव कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हिरा, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा मुल्क वो है जहां पर एक प्रेसिडेंट, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 11.5 साल जेल में रहे, कुछ साबित ना हुआ। हमारा जुडिशल सिस्टम कुछ ऐसा है जिसमें बड़े लूप होल्स हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अदालतों में ज्यादातर 22 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। हम बहुत सारे क्रिमिनल केसेस प्रूव नहीं कर पाए हैं। हमारी प्रोसिक्यूशन वीक है, हमारा विटनेस प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसीलिए इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो हमारी अदालतें अभी तक इनको गिल्टी प्रूव नहीं कर पाई हैं। इसलिए मिन हैसल कौम, एज ए सिटीजन, एज एन एक्सपर्ट, हम टीवी पर बैठकर ये इल्जाम नहीं लगा सकते उनके ऊपर। हाँ, सियासतदान एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं, लेकिन हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें वे फॉरवर्ड ढूंढना है, हमें पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता ढूंढना है। क्या आपके एहतजाज से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? हिरा, बस तो फिर छोटी सी बात मेरी एक और आप सुन लीजिए। देखिए, बात बड़ी सादा है। जिस दिन अवाम की अदालत खुल गई ना, तो उस दिन ना आइन बचेगा और ना ही तौहीन अदालत और ना ही ये लफाजियां। लेकिन हिरा, मुझे ये बताइए, सबने देखी है और सब पढ़े लिखे हैं हमारे सारे। अच्छा हिरा, मुझे ये बताइए, देखें, अदालत तो इंसान, हम आवाम की अदालत तो अभी भी खुली हुई है। अभी भी लोग सड़कों पे आए हुए हैं, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पर इतनी ज़्यादा नज़रसानी नहीं की जा रही। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मुस्तकिल लंदन में एहतजाज कर रही है, तो उससे वहाँ के मुकामी क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? मुझे ये बताएं आप। ये आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसी बात को मैं बताने के लिए आपको मतलब मैं ये प्लेटफॉर्म यूज करूंगी कि देखिए, बहुत इम्प्रेशन तो देखिए ना कौम का होता है। तो हमें हमारा इम्प्रेशन, इससे बुरा इम्प्रेशन क्या हो सकता है? एक कन्विक्टेड क्रिमिनल आपका प्राइम मिनिस्टर है। आप अंदाजा लगाइए कि शहबाज शरीफ साहब के केसेस हमारे यहाँ नहीं, ग्लोबली मशहूर हैं। और वो या तो वो आराम से उतर के अपने केसेस का सामना करें
और अपने ऊपर जो भी उनके ऊपर तोहमतें लगी हैं। राइट, हिरा हमारे साथ लंदन से मौजूद थी और उनका ओपिनियन आपने सुना, काफ़ी इमोशनल थी। लंदन में प्रोटेस्ट भी कर रही हैं एमन फील्ड के बाद, लेकिन यकीनन हमें सोचना है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। क्या यही है पाकिस्तान का मुस्तकबिल? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रहेगा। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। जरा वर्दा की पिक्चर्स हो जाएं फिर खाना भी बन जाएगा। मैं चाहती थी मेरे वार्डरोब की पूरी पिक्चर्स आ जाए, क्योंकि साइम भाई हमें मिलते नहीं हैं यहाँ पे, तो अभी वो आए हैं तो हमने कहा तो वर्दा ने सोचा कि डालडा के दस्तरखान में खाना तो बनता ही रहता है, रोज ही बनता है, तो आज हम जरा पिक्चर्स बनवाते हुए खाना बनाते हैं। आ जाए वर्दा। पिक्चर्स हो गई हैं, अब चलते हैं हम खाने की तरफ, और हमारे व्यूवर्स डेफिनेटली हमारा वेट कर रहे होते हैं कि डालडा के दस्तरखान में आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बहुत ही मजे की चीज बना रहे हैं दस्तरखान में। हम क्या बना रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे। अच्छा, मुझ वैसे काफी लोगों को समझ में नहीं आया। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझसे मेरे कैमरामैन भाई वही पूछ रहे थे जैन भाई कि आज कुछ मीठा बन रहा है। मैंने सवैयाँ देखी, सवैयाँ देखी, और यहाँ पे मुझसे पूछ रही है सवैया के आज हम क्या बना रहे हैं। सवैयाँ भी हैं, आलू भी है, तो क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा मुझे कि मीठा बन रहा है कि फीका बन रहा है कि तीखा बन रहा है, और लाल मिर्चें भी हैं और सवैयाँ भी हैं। क्या बन रहा है भाई बता दो। हाँ, हम बना रहे हैं नमकीन ही बना रहे हैं डेफिनेटली। ऑफ कोर्स मीठा मैं आपको अगले शो में स्टार्ट करूंगी सिखाना कि हम कैसे हम डिफरेंट मीठा बना सकते हैं। मेहरान के इतने सारे मीठों की इतनी बड़ी रेंज है, रबड़ी है, खीर है, तो मीठा बनाना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है ना। चाहे वो लबे शीरी हो, दूध दुलारी हो, कुछ भी हो, मेहरान का पैकेट लेके आपने बना लेना है आसानी से। थोड़े स्नैक्स की हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, या इफ्तार के टाइम की स्पेशली हम बात कर लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो नेस्ट। वो क्या होता है? पोटैटो नेस्ट क्या होता है जब बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, आप मुझे फॉलो भी करते रहे। उस नेस्ट में चिड़िया कोई छोटी सी उसमें जो है वो इतना अट्रैक्टिव होगा दिखने में कि आप कहेंगे कि बस ये ऐसी टेबल पे रखा है और हम देखते हैं। और बच्चे आई एम डेफिनेटली श्योर बहुत शौक से अट्रैक्ट होते हैं, इस पे खाते हैं। और आप ईद पे अगर ये बना के स्पेशली अपने गेस्ट के सामने सर्व करेंगे ना, प्रेजेंटेशन इसकी ऐसी बहुत ही प्रेजेंटेबल लगेगा ये ना। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर हमारी रेसिपी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज हैं। ये 3 बड़े लार्ज ले लिए थे मैंने। थोड़े से मैं इसमें निकाल के रख रही हूँ क्योंकि मैं चीज़ के साथ उसको मिक्स करूँगी। मैं थोड़े से उसको निकाल के रख रही हूँ। बॉइल्ड हैं, मैश्ड हैं और बॉइल्ड हैं। सही, इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया था मैंने उबालते हुए इसको। ठीक है, इसको ये बस काफ़ी है। इसको वहाँ पे रख दी, मैं फिर बाद में लूँगी आपसे। ठीक है, ये और ये चीज़ भी अभी आप सुमैया वहाँ रख दीजिए, मैं फिर बाद में आपसे लेती हूँ। ठीक है, और सुमैया आप भी देख लीजिए क्योंकि आप भी इसमें मेरी हेल्प करवाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे ये लग रहा है। अच्छा, और आपको भी लग रहा होगा। हाँ डेफिनेटली। अच्छा, ये देखिए कितना बिल्कुल मैश पोटैटोज हैं कि बिल्कुल आराम से सॉफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें मटर हम बात कर रहे थे अभी स्टार्ट में कि मटर जो है बेचारे आलू मटर के पुलाव, मटर कीमा, मटर मुर्गी, इससे आगे बढ़ते नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि भाई थोड़े से मटर भी ऐड कीजिए इसमें। दे दे मटर को हम। नहीं, मटर देखें एक तो हेल्दी बहुत हैं, ग्रीन हम कहते हैं हमेशा आप बीन्स का इस्तेमाल करें, लेकिन बच्चे नहीं खाते, या हम बड़े भी सालन में हो गया तो खा लिए वरना नहीं खाते। मटर को चुन चुन के साइड पे कर देती हूँ मटर पुलाव खाते हुए। ऐसे लोगों के लिए आप इस तरह से मटर बनाइए। ये देखिए मैंने बिल्कुल मटर को भी उबले हुए मटर ले लें, आप बॉईल कर लीजिए। अगर बॉइल्ड नहीं है मटर तो फ्रोजन मटर ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। अब तो आप ये नहीं कह सकते कि मटर का सीजन नहीं है। तो देखिए इसको भी हम मैश कर लेंगे इस तरह से, हाथ से आप दबाएंगे मटर बिल्कुल मैश हो जाएंगे इस तरह से। अब इसमें हम सीजनिंग कर लेते हैं। आप मुझे टीस्पून पास करेंगी सुमैया। अब सीजनिंग कर लेते हैं, थोड़े से मसाले ऐड करेंगे इसमें हम। और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास है गार्लिक पाउडर, ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर जाएगा इसमें, अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और काली मिर्च पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और नमक इसमें ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से नमक अलग से मैं ऐड करूँगी। ये है ज़ीरा पाउडर, ठीक है, सही, ये भी जाएगा 1 टीस्पून। नहीं, नॉर्मल जीरा पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें हस्बे जाएगा। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं, बहुत तीखा रखना है तो इट्स अप टू यू, और अगर कम रखना है तो आपके ऊपर है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर, थोड़ा सा एक अच्छा फ्लेवर आएगा इससे, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद फाइनली चॉप्ड हरा धनिया, और उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल बारीक चॉप्ड हरी मिर्चें।
ये भी ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे तीखा खा लेते हैं, हरी मिर्चें पसंद करते हैं, तो आप इसमें ऐड कीजिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं हरी मिर्चों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, तो मसाला आ जाएगा इसमें। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और ना सिर्फ खुशबू आ रही है बल्कि कलर्स बड़े अच्छे ऐड हो रहे हैं। और जिस तरह अभी आपने हरी मिर्चों का बताया, वैसे मुझे लगता है हरी मिर्चें बहुत अच्छा जायका देती हैं। वैसे हरी मिर्चों खुशबू भी बहुत आती है, खुशबू भी बहुत आती है और जायका भी बहुत अच्छा था, लेकिन बात दफा होता है ना कि तीखी होती है तो बच्चे मुंह से निकाल देते हैं, नहीं खाना पसंद करते, तो इसलिए मैंने ऑप्शनल का, लेकिन डेफिनेटली आप डालेंगे तो जायका उसका बहुत ही अच्छा आएगा। मैं देख रही हूँ मटर नजर नहीं आ रहा, अब मटर नजर नहीं, आपके लिए स्पेशली मैंने बिल्कुल मैश कर दिए हैं ना। थैंक यू। ऐसे मुझ जैसे बच्चे, आप जैसे बच्चे भी तंग करते होंगे ना, फिर तो ये आप वो वाली अम्मा होंगी ना जो कहेंगे मम्मा नहीं आज मटर नहीं खाने हैं, चलो कोई बात नहीं बेटा बाहर से ऑर्डर करते हैं। मैं वही अम्मा हूँ, मैं कहती हूँ मटर, हाँ छोड़ो मटर खा के क्या करेंगे, क्योंकि वो वाला सीन है। सही। अच्छा जी, तो चलिए आप ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो गया है आपस में, और ये देखिए शेप भी होल्ड कर रहा है। अगर अच्छा अब बाज़ दफ़ा होता है कि हमारा जो मिक्सचर है वो शेप होल्ड नहीं करता, टूट रहा होता है, तो बाइंडिंग के लिए आप इसमें ब्रेड क्रम्स या कॉर्नफ्लावर आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी हस्बे जायका। वैसे मैंने बॉईल करते हुए ऑलरेडी नमक ऐड किया था, तो एहतियात कीजिएगा कि बहुत तेज़ नमक ना हो जाए, बहुत ही कम नमक ऐड करेंगे इसमें हम। मैंने यहाँ पे अराउंड ½ टीस्पून से भी कम नमक ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा देख खटाई पाउडर की वजह से जो खुशबू आ रही है, यही मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इनहैंस कर दिया उसने फ्लेवर को। सही। अच्छा ये देखिए ये हो गया, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, ठीक है। ये आप इजीली बना के भी रख सकते हैं, जिस पर शेप दे के आप रख सकते हैं इसको। जब आपने फ्राई करना हो तो आप फ्राई कीजिए। अच्छा मैं ग्लव्स उतार रही हूँ कि आप हम हाथों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्लव्स से ही सही से शेप नहीं लेगा। सही। अच्छा हाँ आप भी हाथ धो लीजिए। अच्छा यहाँ पे मैं डालडा कुकिंग ऑयल गरम पे लगा रही हूँ, जितनी देर में हम शेप बनाएंगे नेस्ट की, ताकि डालडा कुकिंग ऑयल गरम हो जाए, क्योंकि इसको हमने डीप फ्राई करना होगा, ठीक है। ओके अच्छा। और इसका नेस्ट भी बनेगा? नेस्ट बनेगा। अब नेस्ट कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें तो 2-3 प्रोसीजर्स हैं। अच्छा जी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डालडा का कुकिंग ऑयल, और हम सब जानते हैं पिछले 80 साल से डालडा एक बहुत ही बेहतरीन और मयारी कुकिंग ऑयल हमें प्रोवाइड कर रहा है, और तमाम माओं का भरोसा है डालडा कुकिंग ऑयल पे। और ये देखिए इसकी नोज़ल की वजह से बहुत इजी टू यूज़ है, फ्रेंडली है। आप ये देखें आसानी से आप आराम से पोर हो जाता है, स्पिल्ट नहीं होता, निकलता नहीं है। मैंने यहाँ पे एक नेस्ट तैयार कर लिया है छोटा सा, बहुत क्यूट लग रहा है। ये देखिए किस तरह से तैयार किया, इसकी शेप कैसे देनी है ये भी मैं आपको बताऊँगी। और साथ साथ हमारे साथ बहुत ही फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत ही बेहतरीन, जिनकी तारीफ़ जितनी मैं करूँ उतनी कम है, और सबसे बेस्ट है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अक्सर शोज़ में भी आपने उनको हमारे साथ देखा भी है, और ये हाई इन डिमांड रहते हैं भाई, ख़ास तौर पे स्किन के मामले में ना, और एस्थेटिक से कोई भी मामले हो। तो आइए वेलकम कहते हैं आपके साथ डॉक्टर काशिफ। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। नहीं डर्मेटोलॉजिस्ट है डॉक्टर काशिफ साहब, और बेस्ट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज तो हमें आपकी बहुत ज़रूरत भी है, आजकल जिस तरह से डिहाइड्रेशन और प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से सवालात हैं मेरे पास भी और वर्दा के पास, हम दोनों के पास। सो मच फॉर इनवाइटिंग, और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे तो आपका ये बोल का नाम इतना पसंद आया है। अच्छा, इट्स सो इनोवेटिव और कैची, दुनिया बोल है, ब्यूटीफुल, दुनिया वाकई अमेजिंग, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और थैंक यू वेरी मच वर्दा फॉर इनवाइटिंग मी। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं रमज़ानों में, और ख़ास तौर पे ये जो आखिर के रमज़ान होते हैं इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा विजिट्स होते हैं। डॉक्टर ये बताइए कि रमज़ानों में एक तो हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ख़वातीन चूल्हे के पास मुस्तकिल खड़ी रहती हैं, प्लस डिहाइड्रेशन हो रही होती है, पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता, स्किन पे एक अजीब सी एक्नी नहीं कहूँगी मैं, बारीक बारीक पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है, उसको कैसे रिड ऑफ हो सकता है? एक तो सबसे पहले तो मैं आपको आपके रमज़ान के हवाले से डिस्क्राइब कर दूँ कि रमज़ान क्या है। रमज़ान इज़ रिमेंबर अल्लाह's ब्लेसिंग मॉर्निंग आफ्टरनून डे एंड नाइट। ये इसका बड़ा ज़बरदस्त एक मुखफ़फ़ है, निमोनिक है। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि एक्चुअली डिहाइड्रेशन की वजह से भी और आपका थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होता है, तो इसके लिए मैं बहुत ईजी बताऊँगा, कैलेमीन लोशन है, पिंक रंग का आ रहा होता है, वो किसी भी एज के बच्चे, बड़े, बूढ़े हर कोई लगा सकते हैं, ऐसा सूदिंग एजेंट होता है। सबसे बड़ी बात ये क्योंकि अभी रमज़ान काफ़ी गर्मियों में आए, इट्स वेरी हॉट, 40 डिग्रीज है, और हम सब इससे अफेक्टेड हैं, स्पेशली फीमेल्स, आदमी, हम लोग जो बाहर जाते हैं, स्पेशली जो लोग मोटर बाइक्स पर होते हैं। और आप कभी देखें, अगर और से देखें तो दोपहर में जो AC भी गाड़ी का सही नहीं चल रहा होता है ना, उसकी वो बात नहीं आती जी, तो कहीं ना कहीं यू आर अफेक्टेड। सो कैलेमीन लोशन एक बहुत ही ईजी सी मैं आपको
चीज़ बता रहा हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम, कहीं पे भी लगा सकते हैं इसको। आप कॉटन के साथ लगाना चाहें, फेस पे लगाना चाहें, बॉडी पे लगाना चाहें, ईजिली अवेलेबल और बहुत सस्ता है और बहुत ईजी आपकी एक्सेस भी है। और सबसे बड़ी बात ये पिंक कलर का आता है और लिक्विड फॉर्म। और एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से, नासिर, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब से बात करती है। जी नासिर साहब बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, जी फरमाइए। डॉक्टर साहब एक तो मैं हेयर कलर इस्तेमाल करता हूं तो कुछ अलग नहीं, मैं सुन सकती हूं। हाँ मैं सुन सकती हूँ, बोलिए। जी जी तो दूसरा खुश्क एलर्जी मेरे जिस्म में हर वक्त रहती है, ये तकरीबन 6-7 साल से है, किसी चीज से कम नहीं हो रही। काइंडली मुझे कुछ दवाई तजवीज़ करेंगे? अच्छा, उनका सवाल ये है कि बहुत ज्यादा एलर्जी और ड्राई एलर्जी खुश्की बहुत ज्यादा है 5-6 सालों से, बहुत सालों से 5-6 सालों से कह रहे हैं। देखिए इनके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा इनको कुछ ब्लड टेस्ट अपने कराने चाहिए सबसे पहले। इतना टाइम, अच्छा मुझे इनकी एज बताइएगा कितनी है? आपकी एज कितनी है नासिर साहब? एज कितनी है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? एज कितनी है जी नासिर साहब? प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा ताकि आप हमें सही से सुन पाएं। 45 है, ठीक है। अच्छा देखिए इनको सबसे पहले तो IgE ब्लड टेस्ट कराना चाहिए जो कि शुगर का ब्लड टेस्ट है। जो इचिंग रह रही है इनको और जो ड्राइनेस रह रही है वो इसकी वजह से भी हो सकती है। पहले तो एज अ डॉक्टर वर्दा जानती है मैं हमेशा बहुत इन्वेस्टिगेशंस कराता हूँ ताकि हम जड़ तक पहुँचे कि वजह क्या है, हम ऊपर से ठीक कर दें और फिर अंदर वो प्रॉब्लम रहे तो बेकार है। ऊपर से मैंने आपको कैलेमीन लोशन का बताया, बिल्कुल कैलेमीन लोशन अवेलेबल है मार्केट में। उसके साथ आप अगर चाहें तो एक सॉफ्ट पिक्स लोशन है जो कि इमोलियंट है, बहुत अच्छा है। ये मिलेनियम मॉल पे अवेलेबल है, वहाँ पे मैं भी करता हूँ क्लिनिक्स थर्सडेज को, तो वहाँ पे अलज़हरा क्लिनिक है, वहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल होती है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कूल पिक्स और सॉफ्ट पिक्स का ये आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग सोप आप यूज़ करें, लेकिन मैं कहूँगा आपको कि स्केपिक्स सोप है वो यूज़ करें, उससे फ़ायदा होगा। अच्छा एलर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक आइवरमेक्टिन आती है जो सुबह नाश्ते के बाद खाएं या अगर रोज़ा रखा है तो इफ्तारी के बाद खाएं। और एक जेमस्टाइन टैबलेट है जो रात में आप सोने से पहले खा सकते हैं। मैं एज अ डॉक्टर कभी सहरी पे कोई गोली देना प्रेफर नहीं करता क्योंकि दवाई देने से, विटामिन देने से कभी कभी आपको दिन में प्यास लग रही होती है, कुछ लोगों को नौसिया फील होता है, तो वो अच्छा नहीं होता। आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो यू फील वेरी एजिटेटेड, है ना। तो इफ्तारी पे आप अपनी जो भी दवाइयाँ खानी है स्किन के हवाले से मैं बोलूँगा विटामिन भी खा रहे हैं आप, ये कर रहे हैं। अच्छा दूसरा आपको एक ख्याल रखना है कि पानी का बहुत रखना है कि पानी जो है बाल्टी में निकालने से फिटकरी डाला करें फिर नहाया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक रीजन ये होता है क्योंकि पानी जो है ना काफी बोरिंग का है। जी ना कराची में तो है ही, आपको पता ही है, और इवन मुल्तान में भी होगा आई एम श्योर। डॉक्टर साहब एक लाइव कॉलर है, फिर आपकी बात कंटिन्यू करते हैं। लैला है रावलपिंडी से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी लैला, कैसी हैं, क्या सवाल करना चाहेंगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है डॉक्टर साहब, आपको सलाम कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम लैला, कैसी हैं आप? जी लैला, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब मेरे ना ये बाल जो उग रहे हैं ना उसके बाद झड़ने लग जाते हैं, इसका कुछ बताएं। सही, बाल झड़ने लग जाते हैं, आते हैं नए बाल लेकिन फिर झड़ना शुरू हो जाते हैं। राइट। अच्छा देखिए लैला, सबसे पहले तो आपको अपना हीमोग्लोबिन अच्छा करना है। उसके लिए मैं आपको टैबलेट बताऊंगा, एक प्रॉक्सी प्लस टैबलेट के नाम से आ रही है और ये टैबलेट बहुत ही मुफीद है बालों के लिए। इसके अंदर आयरन कंटेंट भी है। आपको अपने खाने में चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया ये ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अच्छा एक ख्याल रखिएगा, बालों की नशो नुमा जो है ना, बाल एक्चुअली प्लांट की तरह होते हैं। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ कि एक एलो ऑयल आ रहा है और एलो जेल है, एलोवेरा जेल है, दोनों मिक्स करके बालों की जड़ों पे एक रात छोड़ के लगाइए। और हेयर कॉस्ट शैम्पू है जो बहुत माइल्ड सा शैम्पू है, वो आप यूज़ कर सकती हैं। एक ख्याल ज़रूर रखिएगा कि अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक कराएं। अगर आपका मूड नहीं हो रहा है तो आप खुद चेक कर लें, मैं आपको भी चेक करके बता देता हूँ। अपने थंब से 2 नीचे करें, अपनी कंजंक्टिवा, आपका जो कंजंक्टिवा है तो ये आपका पिंकिश रेड होना चाहिए जैसे मेरा है। अगर आपका पेल है, लाइट है, इसका मतलब है आपके अंदर खून की कमी है। खून की कमी का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपको भूख नहीं लगती, आपको चिड़चिड़ाहट होती है, बाल गिर रहे होते हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, चेहरे पे एक डलनेस होती है। तो प्लीज़ अपना हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रखें। और मुझे हैरानगी होती है बहुत सारे लोग बीफ मटन नहीं खाते। देखिए अल्लाह ताला ने जो दाद दी है ना हमें ये बीफ और मटन खाने के लिए। हाँ आजकल चले मानता हूँ, जो फिश खा लीजिए ना, फिश ले लीजिए आप। फिश इज अ वंडरफुल सब्स्टिट्यूट फॉर एनीथिंग। और फिश कहीं नहीं लिखा हुआ है कि साल हीमोग्लोबिन का मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आजकल सब में है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। खवातीन हो, मर्द हज़रात हो, बच्चों में भी इवन हो गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। क्या खाएं ऐसा अगर हम सिर्फ फूड की बात करें? जी हाँ बिल्कुल। डाइट में मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि आप चुकंदर,
कलेजी, साग बहुत अच्छा होता है। अच्छा, साग जो होता है वो बच्चों को आप पहले से आदत बना लीजिए बच्चों की। अभी देखिए बच्चे 2-3 साल के अंडर होते हैं, आपके अंडर हैं वो, तो उनको आप जो टेस्ट डेवलप कराएंगे तो कर लेंगे। उनको साग का, पनीर, ये जो है चुकंदर, लोबिया, अच्छा दालें बहुत ज़बरदस्त होती हैं बालों के लिए। वो बाल आपके क्या है, प्रोटीन्स हैं, दे आर योर प्रोटीन्स। जितनी आप दालें खाएंगे, अंडा लेंगे। अच्छा, अंडे में भी मैं कहता हूँ कि देसी अंडा ज़्यादा अच्छा है। देसी अंडा, देसी चिकन लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा प्योर होता है। क्योंकि जो अंडा और चिकन में जो आजकल हार्मोन्स डाल दिए जा रहे हैं ना, उसकी वजह से बड़ा मसला आ रहा है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि आपका सोने का पैटर्न है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। यूजुअली हम सब मोबाइल से बहुत देर तक लगे रहते हैं, लेट नाइट तक। वो बिल्कुल सही नहीं है, वो आपके पूरी बालों की साइकिल को ख़राब कर देता है। ये सब पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको थोड़ा सा ये इससे और बता देता हूँ कि अपने फेस और बालों के लिए IgE ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए, जो सेंसिटिविटी है। CPESR जो मैं आपको बता रहा था, इसमें आपका हीमोग्लोबिन पता चलता है, वो ज़रूर करवाइए। साथ साथ हार्मोन्स, थायराइड का ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास। तकरीबन हर दूसरी लड़की थायराइड के साथ आ रही है। T3, T4, TSH ये आपके बाल भी गिरने का सबब बन सकता है, वेट गेन या वेट लॉस का भी। अच्छा, RBS रैंडम ब्लड शुगर क्या होता है, लोग अच्छी ग़िज़ा नहीं खा रहे और फ्रूट्स आपको बहुत खाने। मैं तो सबको कहता हूँ सहरी खूब अच्छी किया करें और सहरी पे ज़रूर 2 केले खाएँ, खजूर खाएं, ये आपको बहुत इंप्रूव करेगा, आपको हेल्प करेगा। LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि LFT की वजह से भी बाल गिरते हैं। अगर आपका लिवर ख़राब है तो देखिए हमें तो अंदर से फाइन करना है, लेकिन ऊपर से जो हम चीज़ें बता आपको सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, ये आप कर सकते हैं। कोशिश ये करिए गीले बालों में कंघा ना करें। गीले बालों में कंघा करने से बाल टूटते बहुत हैं। जल्दी सोना, जल्दी उठना बेइंतहा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है, बाल बांध के मत सोएं। जो लोग बाल बांध के सोते हैं उससे भी बाल टूटते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत लोग ट्रैक्शन किए हुए होते हैं, पीछे मांग करके बाल किए होते हैं, वो सही नहीं है। चुटियाँ लड़कियों ने बहुत टाइट बांधी होती हैं। डॉक्टर साहब अगर हम दोनों के लिए बता दें, आप दोनों के लिए बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं कहूँगा आप लोग को एक आयरन कैप्सूल्स खानी है, ठीक है, जो आपको आयरन जो प्रोवाइड करे। आइडियली ये है कि आप अपने बालों को कभी कभी लेट लूज रखें, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है कि सिरम्स जो आते हैं वो आप नहाने के बाद लगाइए और बिल्कुल लाइट उसको करें। मैं काफ़ी वर्दा को पता है, मैं टोटके भी बताता रहता हूँ, तो वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। उसके लिए मैंने एक बहुत आसान सा टोटका बताता हूँ, उसका नाम ही बाल है, ठीक है। बे से बीटरूट जूस जो कि चुकंदर का जूस है, अलिफ से एलोवेरा जेल और लाम से नींबू का रस। कितनी आसान है तीनों चीजें और ये अवेलेबल है। इसको लगा के आप बालों की जड़ों में रखिए, आधे घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। तो बीटरूट जूस से, एलोवेरा से आपको बना के स्प्रे बॉटल में रख बिल्कुल सकते स्प्रे बॉटल में कर सकते हैं, लेकिन आप स्प्रे बॉटल में आपको स्प्रे नहीं करना है, आपको इसको बाकायदा आप उसमें रख लें, किसी बोल के अंदर रख लें, जार में रख लें। इसको निकाल के आपको फ्रिज में रख सकती हैं, बालों की जड़ों पे लगाया आपने, आधे घंटे जैसे तेल लगाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बाल आपके बालों को और अच्छा कर देगा, खूबसूरत बना देगा। सही। अब डॉक्टर साहब मैं 2 मिनट के लिए आपसे इजाजत लूंगी ताकि मैं रेसिपी बता सकूं। रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। आप ये देखिए, आप देख सकते हैं पोटैटो नेस्ट रेडी हो चुके हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखिए, मैंने नेस्ट के लिए जो अंदर अंडे रखने हैं वो भी हमने तैयार कर लिए हैं। चिड़िया रख देते हैं, उन्होंने कहा नहीं अंडे रखें। हाँ, उन्होंने कहा चिड़िया रखने का नहीं, मैं अंडे रखूंगी इसमें। अच्छा, मैं आपको बता दूंगी किस तरह से इसको हमने शेप देना है, क्या करना है। थोड़े से मिंट लीव्स ले लेती हूँ इसमें, मैं ये ऐड करूंगी। और देखिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। ये देखिए, इस तरह छोटे छोटे बॉल्स बना के हमने इस तरह से यहाँ रख दिया। डेफिनेटली बच्चे अट्रैक्ट होंगे, बहुत अट्रैक्ट होंगे। आप ये देखें, इस तरह से हमने रख दिए छोटे छोटे से ये एग्स बना के इस तरह से। अच्छा, मैं ये आपको बताऊं कि हमने बनाए कैसे हैं, इसकी शेप कैसे दी है। ये इसके लिए हमने क्या किया, आपने देखा पोटैटो जैसे हम लोग नॉर्मली वो बनाते हैं, आलू के हम कबाब बनाते हैं। हाँ, आप मैं बता के आप ये जिस तरह ये है, मैं आपको एक बना के भी दिखाती हूँ, थोड़ा सीखा है मैंने वर्दा से। तो ये जो हमने पोटैटो नेस्ट में, इसमें नेस्ट में रखने के लिए जो बॉल्स बनाई हैं, अंडे कह लें, ये छोटे छोटे हमने इसमें चीज डाली है। जरा बताइए। जी, मैं बता देती हूँ, मैं देखना चाहती थी आपके पास रखा। ये देखिए, मैंने कहा पहले मैं बता दूँ कि शेप कैसे आप लोग यहाँ पे लेंगे। इस तरह से आपने नॉर्मल, आपने जैसे हम कबाब के लिए हम एक टिक्की बनाते हैं, आलू टिक्की बनाते हैं, इस तरह से हम बनाएंगे। अगर आप मेरे हाथों की शेप देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं, तो प्लीज़ देख लीजिए। इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको प्रेस किया और फिर एक थंब बीच में रख के आपने इसको यूँ कर्व शेप में देना है। ऐसे आप कर्व शेप में देंगे तो ये देखिए, ये एक नेस्ट शेप होल्ड कर लेगा, ठीक है। जितना बड़ा आपने बनाना है साइज़ में, इट्स अप टू यू। जितना छोटा बनाना है वो भी आप देख लें, सिंगल सर्विंग के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मैदे की स्लरी बना के रखी हुई है, यानी कि मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मैदा लिया और उसमें पानी लिया, और ये इतनी पतली है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा हम डिप करेंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है मेहरान की वर्मिसली, ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल चूरा करके हमने इसको रखा हुआ है। और हम इसमें इस तरह से इसको डिप कर लेंगे
और ये है वो सवैयां जिनसे हम कंफ्यूज हो रहे थे कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। ये देखिए इस तरह से आप दोबारा हल्के हाथ से शेप देंगे तो ये देखिए एक नेस्ट की शेप होल्ड कर लेगा। इसके बाद इसको आपने डीप फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई करने के बाद बहुत जल्दी से आपने फ्राई करना है, बहुत देर तक छोड़ना नहीं, क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉइल्ड है, मटर ऑलरेडी बॉइल्ड है, मसाला ऑलरेडी बॉइल्ड है। सिर्फ सवैयों में हमें और ये जल सकती हैं, गोल्डन कलर देना है और बहुत जल्दी जल जाती हैं। दूसरी तरफ जो हमने इसके ऊपर फिलिंग करने के लिए हमने मिक्सचर बनाया है, उसमें जो थोड़े से आलू बॉइल्ड मैंने रखे थे एक तरफ वो लिए हैं, और साथ ही मेरे पास एक कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ इजीली मार्केट में अवेलेबल है, नहीं है तो आप हंकर्ड के थ्रू भी बना सकते हैं। मैंने अगर मेरे आप शोज देखें पुराने या मेरे यूट्यूब पे देखें, मैंने बताया कि हंकर्ड से आप कॉटेज चीज़ कैसे बना सकते हैं। उससे बना के आपने इसमें थोड़ी सी नमक, काली मिर्च ऐड की और ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डाले कि हमें चीज़ का अपना फ्लेवर रखना है। इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाने के बाद दोबारा से इस मैदे में आपने खाली डिप किया है और जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स के लिए मैंने इसी जो हमारा फ्राइंग स्पून है आप रखिए, मैं दिखाऊं करके व्यूवर्स को, इसमें पहले डिप कीजिए। हाँ पहले डिप करके और जस्ट आपने 10 सेकंड्स के लिए रखना है और निकाल लेना है। हाँ ये देखिए जैसे लाइक दिस, हल्का सा एक कलर आ जाए, ये देखिए दैट्स इट बस। इस तरह से आपने निकाल के हम इसको उस पर रख देंगे और ये तैयार है। ये देखिए बस दैट्स इट, यहाँ पे हम इसको रख देंगे। अच्छा नीचे मैंने इसमें मिंट लीव्स दिए हैं, हरे धनिया के पत्ते आप रख सकते हैं, गार्निशिंग जिस तरह से आप चाहें आप इसकी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल प्लेटिंग किस तरह से हम करेंगे। और डॉक्टर काशिफ से मैं सवाल करूंगी अभी कि डॉक्टर काशिफ ये जो रमज़ान में खास में गर्मियां हो रही होती हैं, स्किन पे रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारी, चूल्हे के पास मुस्तकिल खड़े होने से आपकी अपर लिप्स और टी जोन एरिया पे स्पेशली रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और रैशेस के अलावा एक्ने भी बहुत ज़्यादा होती है। वो उन्होंने इसकी क्रीम तो बता दी। देखिए मैं तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आपको सनब्लॉक लगाना ज़रूरी है। सनब्लॉक को मैं सनब्लॉक की जगह बोलूँगा प्रोटेक्शन ब्लॉक। ये आपको वैसे भी अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, किचन में नहीं जा रहे हैं तो भी लगाइए, बिकॉज वो आपको इंडोर पोल्यूशन से बचा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि आपको जो एक आपकी स्किन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो दे रहा है। तो सनब्लॉक तो ज़रूर लगाइए, लेकिन वो वाली बात है वर्दा कि आप अपनी स्किन टाइप के लिहाज से सनब्लॉक लगाएंगे, उसके लिए आपको हमें दिखाना ज़रूरी है। हर किसी को हर सनब्लॉक सूट नहीं करता है, ये आप ज़रूर करें। रैशेज़ के लिए बहुत अच्छी क्रीम आ रही है, हाइबेनेफ क्रीम आ रही है, ये मार्केट में अवेलेबल है, मिलेनियम मॉल पे अलसहरा फार्मेसी पर है, या आप वहाँ पे 24 आवर्स मिल रही है। इसको अगर आप कूल पिक्स के साथ ऐड करके लगाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कूलिंग एजेंट भी होता है क्योंकि पसीना भी ज्यादा हो रहा है, जैसे आपने बोला कि एक्नी भी हो रही है, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको रैशेज में भी हेल्प कर रहा है, आपको दानों पे भी हेल्प कर रहा है, आपको छोटे छोटे जो आपके जो गर्मी दाने हो जाते हैं उसमें भी हेल्प कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल सेफ है ये, ठीक है, सब कोई रिएक्शन नहीं होता, बहुत फायदा होता है। और अच्छी बात ये कि अगर इसी से ठीक हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ख्याल रखिए कि आप ना फेस वॉश जो यूज़ करें वो भी आपकी स्किन टाइप के लिहाज से हो, क्योंकि फेस वॉशेस जो होते हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं। लोग सिर्फ देख कर ही कर लेते हैं कि भाई ये वाला फेस वॉश सही है, लेकिन आपको जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे या मैं आपको जो बताऊंगा वो आपकी स्किन टाइप के लिहाज से सही है, क्योंकि आप दोनों को मैं देख रहा हूँ, आप दोनों की स्किन टाइप्स अलग हैं। तो मैं जो सनब्लॉक आपको दूंगा वो आपका नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों की अलग अलग है। जी अक्सर ये होता है ना मैम कि किसी को एक सनब्लॉक से फायदा हुआ, 10 लोगों को बताया, 10 लोग वही लगाना शुरू हो गए। सो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। और ये घर में और कजन्स में स्पेशली होता है। हो गया तो एक सहेली ने दूसरी सहेली को बताया, उसने वो यूज करना शुरू कर दिया। तो इट डजंट वर्क बिकॉज स्किन टाइप आपकी सबकी डिफरेंट होती है, आपकी लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, एज ब्रैकेट है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, इसलिए हमारे पास क्लिनिक पे आना ज़रूरी है। तो उस पर आप बात करते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं कि एक चीज़ बताते हैं आपको। सही। और जी बोलिए आप कुछ कह रहे हैं। मैं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को है, रमजान में नींद नहीं पूरी होती, उसकी वजह से एक तो डिहाइड्रेशन, डार्क सर्कल्स, ये बहुत बड़ा इशू है और ये किसी तरह नहीं जाते। बिल्कुल। क्या देखिए सबसे अच्छा तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आप मील्स 2 कर दें, अगर इफ्तारी और खाना आप साथ खा लें, ठीक है, और फिर आपको सहरी पे भूख लगेगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बहुत ही आसान सा एक मास्क बताता हूँ आपको, जिसका नाम ही 10 काम करेगा। ये मास्क सिर्फ 2 चीज़ें इसके अंदर, ये आपकी स्किन टाइटनिंग भी करेगा, डार्क सर्कल भी ठीक करेगा। 2 चमचे एलोवेरा लें और 1.25 चमचा मुल्तानी मिट्टी। कितना आसान है, ये आपकी स्किन को टाइट कर रहा है, ग्लो भी आपके बढ़ा रहा है, हर चीज़ आपको इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी रेमेडी है जो सब पे बहुत सूट की है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इसके अंदर। और साथ साथ में विटामिन ज़रूर जारी रखिए। देखिए विटामिन का बहुत हाथ है, और जो आपके रमज़ान के अंदर एक
डिटॉक्स हमें करना होता है अपने आप को, तो उसके लिए मैं एक पाक ड्रिंक बताऊंगा आपको, उसका नाम ही आपको पाक कर देगा आपको अंदर से। डॉक्टर साहब सबसे बेस्ट चीज ये है कि जो उनकी पाक और 10 ये चीजें होती हैं आपको कभी नहीं भूलने, नहीं याद रहेगा जी, बिल्कुल। तो पे से पानी का एक गिलास है, ठीक है, अलिफ से एलोवेरा जेल 1 चम्मच, ठीक है, और काफ से खीरे का पेस्ट, ये जबरदस्त होते हैं, तीनों को आपने मिलाकर, बहुत आसान है ना। तो ये आप पेस्ट लगाना है, ये आपको ड्रिंक है, ये आपकी इट्स योर ड्रिंक, ये आप खाइए। 10 जो मैंने आपको बताया वो पेस्ट है, उसमें आपका दाल से था क्या कहते हैं 2 चमचे एलोवेरा और 3 से 1.25 चमचा मुल्तानी मिट्टी, ये कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा, तो आप ये यूज करिए। लेकिन अगेन मैं सबको हमेशा बताता हूँ हर चैनल पे कि आप जब भी कोई भी फेस के लिए क्रीम यूज करें तो पैच टेस्टिंग जरूर कर लीजिए। पैच टेस्टिंग करने से ये होता है अगर लाली, खारिश या जलन लगे तो अवॉइड करें, क्योंकि आपको पता है एलोवेरा से भी रिएक्शन आ सकता है। तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। हमारा काम है लोगों को हेल्प करना और सही बताना। हो सकता है इतना फायदा ना हो लेकिन नुकसान कतई नहीं होना चाहिए। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, थैंक यू सो मच जी। आप लोग जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीकैप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। पोटैटो नेस्ट बनाने के लिए आप स्क्रीन पे नोट डाउन कर सकते हैं, रेसिपी कार्ड चल रहा है। और साथ ही आपने देखा कि मैंने पोटैटो नेस्ट बनाए हैं, डालडा कुकिंग ऑयल में इनको डीप फ्राई किया है, और साथ ही हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे मेहरान के स्ट्रेट स्पाइसेस, जिसमें शामिल है नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब तमाम चीज़ें मेहरान की हमने यूज़ की हैं। और साथ में मेहरान के चिली सॉस के साथ आप इसको एंजॉय करें और कोक के साथ। हमारा डालडा का दस्तरखान जो है वो अख्ताम तक पहुंचता है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नई रेसिपी के साथ, और रेसिपी आप लोग ये देख सकते हैं कितनी मजे की है, आप एंजॉय कीजिए। एक चीज मैं वर्दा के लिए कहना चाहती हूँ, वर्दा बहुत आसान अल्फाज में समझा देती है, मुश्किल चीजें देखने में और सुनने में मुश्किल था, लेकिन आप देखिए नहीं बहुत आसान है। हमारी कोशिश यही होती है डालडा के दस्तरखान में कि हम आपके लिए ऐसी चीजें लेके आए, वो रेसिपीज लेके आए जो बहुत आसान हो बनाना और जल्दी झटपट भी बन जाए और हेल्दी भी हो, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ मामता वहाँ डालडा। चलें जी, ओवर टू यू तला। और अब इस प्रोग्राम का मेरा सबसे पसंदीदा सेगमेंट आलिम के बोल। इसमें मुझे ज्वाइन किया 2 बड़े प्यारे मेहमानों ने, मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, सच्चे गुलाम अहले बैत हैं, अल्लाह ताला इनके दर्जात हमेशा बुलंद फरमाए। मेरे साथ हमारी बहन मौजूद है मरवा सिद्दीकी, जो कि नात पढ़ेंगी, नजराना अकीदत पेश करेंगी। मैं हमेशा से इस बात पर जोर देता आया हूँ जब भी मैं दीन की बात करता हूँ कि हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, तौहीद हमारे अरकान ज़रूर है और मैं उनसे मुनहरिफ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हुए, मज़ीद डेफिनेशन डालते हुए उनको 4 पिलर्स में डिवाइड करता हूँ। अकीदा, इबादात, मुआमलात, इखलाक। अकीदा बहुत ज़रूरी है, इबादात में हमारा हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात सब आते हैं और तौहीद हमारा अकीदी में आता है, लेकिन मुआमलात और इखलाक को भी हमें पिलर और सुतून का लेवल देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ काम का नहीं। अगर नमाज आपको बुराई से दूर ना करे तो वो अल्लाह के करीब करने के बजाय अल्लाह से दूर कर देगी। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अभी अम्मारा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है, सही बुखारी सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 काम करने का हुक्म दिया। मरीज़ की बीमार पुरसी, जनाजों के साथ जाना, छींकने वाले को यरहमकुल्लाह कहना, कमजोर की मदद करना, मजलूम से ताउन करना, कसम खाने वाले की कसम को पूरा करना और सलाम को फैलाना, यानी हर शख्स को सलाम करना। साथ साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब भी 2 मुसलमान आपस में मुलाकात करते हैं और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम कहता है और उसका हाथ पकड़ता है, वो महज अल्लाह की रजा के लिए उसका हाथ पकड़ता है, तो उनके जुदा होने से पहले अल्लाह उन दोनों के तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, सलाम की अहमियत क्या है? ये दुआ है, ये क्या है, जरा रोशनी डालिए मुफ्ती साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपने पढ़ी, उसे अरबी ट्रांसलेशन में मैं यूँ पढ़ लेता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिस। इस हदीस से मालूम ये हुआ कि मुसलमान के मुसलमान पर जो 5 हक़ हैं, छींक जवाब देना, उसकी दावत कबूल करना, उसके जनाजे में शिरकत करना, उनमें से एक ये है कि सलाम का जवाब देना। सलाम करना सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर आपने सलाम का जवाब, कोई आपके साथ सलाम करता है और आप जवाब नहीं देते, तो इसका मतलब आपने तर्क वजूब किया, और तर्क वजूब पर इंसान मुसलमान गुनहगार ठहरता है। हर मज़हब के अंदर सुबह उठकर सबसे पहले मुलाकात का कोई ना कोई लफ्ज़ जुमला रहा है। साबका अक़वाम के अंदर भी कोई सिर्फ सलाम कहती थी, और कुछ लोग जो है वो जिस तरह आजकल हमारे यहाँ सुबह
गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं। इसी तरह अरबी के अंदर जो है वो सबाल खैर, सबा नूर व सुरूर, इस किस्म के जुमले। लेकिन आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का अपना हज्जतुल विदा के मौका पर खड़े हुए तो आपने फरमाया कि साबिकीन के जितने तरीके थे सब मैंने आज ख़त्म कर दिए, जितनी सकाफ़तें ख़त्म हो गई। आज से इस्लाम का अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त होगी। मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि मुसलमान जब किसी से मिलता है तो सबसे पहले उसे गारंटी देता है और उसकी हयात तय्यबा की दुआ करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, यानी उसकी पूरी हयात तय्यबा की एक दुआ हो गई। और इस सलाम के पस मंज़र में एक पूरा लेक्चर है, पूरी नीयत है, मुसलमान का पूरा पस मंज़र है। इस सलाम में एक मुसलमान बता रहा होता है कि भाई मेरी तरफ से तुम्हें सलामती है, अगर मैं तुम्हारी हयात तय्यबा के लिए दुआ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं ख़ुद भी तुम्हारे लिए कभी बुरा सोचने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए जब बंदा अगला उसे जवाब दे देता है तो हदीस मुबारक में आता है कि अभी वो हाथ छोड़ते नहीं है, अल्लाह जल्ल शान उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला वाली रिवायत यूँ है कि मुसलमान जब आपस में मुसाफ़ा करते हैं और एक दूसरे को सलाम करते हैं तो सलाम करके अभी फ़ारिग नहीं होते तो अल्लाह जल्ल शानहू इन्हें देख कर इस अंदाज से देखते हैं कि जिस तरह कोई किसी को मुस्करा के देखता है। और अल्लाह फरिश्तों को बना कर कहते हैं, गवाह करके कहते हैं कि इन्होंने एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ की, तुम गवाह रहो, मैंने दोनों की दुआ इनके हक़ में कबूल कर ली। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने आखिरी ज़माने में नाबीना हो गए थे, मगर अपने ग़ुलाम के साथ सारे बाज़ार का चक्कर इसलिए लगाते थे कि मैं सिर्फ सलाम करूं। और फरमाया कि सलाम करने वाले को अल्लाह जल्ल शानहू अपने यहाँ दो नेमतें दुनिया में और दो नेमतें आखिरत में अता फरमाते हैं। दुनिया की दो नेमतें कौन सी हैं? दुनिया में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह उसको अपने यहाँ आजिज़ लिखेंगे और मौत से पहले उसकी जो आखिरत की ज़रूरत होगी उस पर अल्लाह उसको ऐसी दुआ की तौफीक अता फरमाएंगे जो दुआ उसकी कबूल की जाएगी। और आखिरत में दो नेमतें क्या होंगी? जब बंदा उठेगा अल्लाह उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। दूसरी सलाम की बरकत क्या होगी कि जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो अपने उसका चेहरा चमक रहा होगा और वो अपने चेहरे की वजह से पहचाना जाएगा कि इसके दिल में दुनिया में मुसलमानों के लिए ये बद नीयत नहीं था, इसकी नीयत बड़ी अच्छी थी। यानी सलाम आपके चेहरे को वहाँ चमकाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि सलाम करने से जो इंसान के अंदर आजिज़ी आती है, मोहब्बत पैदा होती है, प्यार पैदा होता है। आज हमारे यहाँ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अभी जिस तरह आप फरमा रहे थे कि हम कोशिश करते हैं हम सलाम भी करें तो अपने से बड़े बंदे में करें। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज नहीं था। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यार किसी बड़े के लिए था वही छोटे के लिए था। आप फ़तह मक्का को फ़तह करने जा रहे हैं तो आपकी सवारी पे ग़ुलाम बैठा हुआ है, आप ईद पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके कंधे पे यतीम बैठा हुआ है। तो आप गरीबों के साथ भी आपका रवैया वही था। अब हमारा सलाम करने का तरीकाकार ये है कि कोई गरीब आया तो दूर से हम ऐसे कर देते हैं और कोई अमीर आया तो हम उसे छोड़ते नहीं है। लेकिन आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई गरीब से गरीब आया, अपना आया, बेगाना आया, पराया आया, अपना दियारे गैर का आया या अपने देश का आया, जब तक वो रुख नहीं फेरता आका रुख ना फेरते, जब तक वो बात ख़त्म ना करता आका बात ख़त्म ना करते, जब तक वो हाथ ना छोड़ता आका उसका हाथ ना छोड़ते, जब तक वो मुसाफे से हाथ पीछे ना हटाता आका पीछे ना हटाते। सोचने की ज़रूरत है आज हमें किस नहज पर आने की ज़रूरत है। इन परेशानियों में, इस दलदल में, मामलात की आपने बात की, आज हमने इबादत पर जोर दिया हुआ है। इबादत आप कीजिए, हज इबादत है, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। तो उम्रा इबादत है, नमाज इबादत है, मस्जिद बनाना इबादत है, कुरान करीम की तिलावत इबादत है। लेकिन आप ये जहन में रखिए कि दीन में एक हिस्सा इबादत है और 3 हिस्से दीन, मामलात और अखलाक है। आप इस तरफ कब आएंगे? आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ज़ाब्ता हयात दिया है, वो ज़ाब्ता हयात आपका इंतज़ार कर रहा है। वो ज़ाब्ता हयात न होने की वजह से आज हमारी ज़िंदगी क्या है, हमें गैर देख कर कह रहे हैं ये ऐसे हैं तो इनके बड़े कैसे होंगे। होना ये चाहिए था कि गैर देखकर हमें ये कहते ये इतने अच्छे हैं इनके बड़े कितने अच्छे होंगे, ये इतने मीठे हैं इनके बड़े कितने मीठे होंगे, इनकी ज़ुबान इतनी अच्छी है इनके बड़ों की ज़ुबान कितनी अच्छी होगी, इनके मामलात इतने अच्छे हैं इनके बड़ों के मामलात कितने अच्छे होंगे। इंडोनेशिया में सहाबा तिजारत की गरज से गए और पूरा इंडोनेशिया, पूरा मलेशिया, पूरा ब्रुनाई, ये दुनिया के कई ममालिक सिर्फ तिजारत और मामलात को देखकर मुसलमान हुए। सारे तलवार से मुसलमान नहीं हुए। तलवार दिफाई इक़दाम के लिए होती है, इक़दामी मामलात के लिए होती है, लेकिन अखलाक और मामलात घर में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। कोशिश कीजिए सलाम में पहल कीजिए। सलाम में पहल करने वाले के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी और शहादत दी कि जो सलाम में पहल करेगा वो अपने आप को मेरे साथ क़यामत में
खड़ा पाएगा। और सलाम जरूरी नहीं है कि आप बड़ों को करें, सलाम आपने घर में भी पहल करनी है। आपके बच्चे हैं, घर में घुसते ही सलाम करना है। जी, घर में हो भी ना, घर में कोई ना हो, फरिश्ते तो आपके साथ हैं, वो आपकी दुआ पर आमीन कहते हैं। और सलाम बाकायदा खुद एक दुआ है और दुआ इबादत है। माजरत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सोचें कि हमारा रब अपने महबूब पे सलाम भेज रहा है, कितनी बड़ी शान है। और हमें कितना सलाम भेजना चाहिए आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे। इससे मुझे एक हदीस याद आ गई, जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम नहीं भेजता, दुरूद पाक नहीं पढ़ता, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बखीलु मन ज़ुकिरता इंदहु फलम युसल्ली अलैहि। आज हम बखील किसे कहते हैं? खर्चा ज्यादा न करने वाले को, पैसा खर्च न करने वाले को उसे कंजूस कहते हैं। लेकिन हुजूर ने कंजूस किसे कहा, बखील किसे कहा? फरमाया जो मेरा नाम सुने मुझ पे दरूद ना पड़े, जो मेरा नाम सुने मुझसे मोहब्बत के इजहार न करे, मेरा नाम सुने मुझसे प्यार के इजहार न करे, मुझ पर दरूद न पड़े। तो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए दुरूद शरीफ। और दुरूद शरीफ के बगैर दुनिया की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। इवन के दुनिया के जितने मकातिब फ़िक्र हैं, सब मकातिब फ़िक्र में नमाज है, और हर मकातिब फ़िक्र में नमाज के अंदर दुरूद पाक है। जब तक आप दुरूद नहीं पढ़ते आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो मेरा सवाल यह है कि जब नमाज कबूल नहीं है तो जिंदगी कैसे कबूल होगी? तो अपनी जिंदगी को, अपनी मौत को कबूल करवाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इजहार मोहब्बत, इजहार प्यार के लिए दुरूद पाक का पढ़ना, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, हर दुआ से पहले, हर मामलात से पहले, ये ज़रूरी है और वाजिब है। आरिफ इकबाल मियाँ वाली से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आरिफ साहब पूछिए अपना सवाल। हेलो जी आरिफ इकबाल साहब, क्या पूछेंगे? सर मैं ये पूछना हो कि मैं एक छोटा मुलाजिम हूँ सरकारी, मेरी 35,000 तनख्वाह है और मेरे 6 बच्चे हैं, बीवी भी है, वालदा भी है, वालिद भी हैं, और ये तनख्वाह पूरी नहीं होती। और अब ईद आ रही है और मेरे बच्चों के कपड़े शपड़े नहीं है, क्या मैं अपना किसी से ज़कात ले सकता हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। आरिफ साहब हैं मुफ्ती साहब, और उनकी जो आमदनी है वो उनके अखराजात पूरे नहीं कर पा रही है। सरकारी मुलाजिम हैं, उनके 5-6 बच्चे बहुत सारे हैं, तो पूछ रहे हैं क्या वो ज़कात ले सकते हैं अपने अखराजात पूरे करने के लिए? अगर वो समझते हैं कि उनकी आमदनी से उनके अखराजात पूरे नहीं होते और वो ज़कात के मुस्तहिक हैं, खुद उन पर ज़कात देना नहीं बनती, तो ज़कात ले सकते हैं। राइट। और अब मैं गुजारिश करूँगा अपनी बहन मरवा सिद्दीकी से कि वो नजराना अकीदत पेश करें, अपनी नात पढ़ें। बिस्मिल्लाह। ज़मीओ ज़मा तुम्हारे लिए, मकियों मकान तुम्हारे लिए, चुनियों चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मरवा मेरी बहन। यकीनन वक्त की कुछ कमी है, नहीं तो मेरी ख्वाहिश थी कि आप ये नात पढ़ती रहें। और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब का कि वो आए और उन्होंने ऐसी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ की और हमें हमारी रहनुमाई फरमाई। और आपका भी मरवा मेरी बहन कि आप आई और आपने नात पढ़ी। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह में आपका नजराना कबूल फरमाए। और यकीनन हमारे प्रोग्राम के अख्ताम पे हम एक सिलसिला रखते हैं तारीख़ इस्लाम का, और उसमें मेरी कोशिश होती है
कि मैं अहम तरीन चीज़ें आपके सामने रखूँ ताकि ज़िंदगी की भी रहनुमाई हो और हम एक अच्छे मुसलमान भी बन सकें और अच्छे आशिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बन सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें 7 गुनाह कबीरा बताएं जिनसे हमारे लिए बचना बहुत ज़रूरी है। पहला हम सब जानते हैं शिर्क है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना बहुत बड़ा गुनाह में नहीं करना चाहिए। कत्ल करना, एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। पाक बाज बीबी पे गलत इल्ज़ाम लगाना, बिल्कुल इससे बचना चाहिए। साथ साथ यतीम का माल खाना, यतीम का माल खाना एक बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला हम सबको बचाए। जना बहुत बड़ा गुनाह है। मैदान जिहाद से भागना बहुत बड़ा गुनाह है। और एक और बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, वालिदैन की नाफरमानी। मेरे बुजुर्ग खलीफा हैं दरबार गौसे आज़म हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद सोह महमूदी कादरी, उन्होंने हमें बड़ी प्यारी चीज़ सिखाई बाबा साईं ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कि जिस शख्स की माँ उससे नाराज़ हो उस शख्स को क्या, उसके बुजुर्ग को देखना भी मत। तो अंदाज़ा कीजिए कि जिसकी वालिदा या वालिदैन उससे नाराज़ हों तो उस शख्स के लिए इबादत करना, नमाज पढ़ना, हज करना, रोज़ा करना अहमियत का हामिल नहीं रहता। क्योंकि अगर माँ नाराज़ है तो ज़िंदगी के सारे उमूर, ज़िंदगी की सारी इबादतें, ज़िंदगी की सारी रियाजतें, ज़िंदगी की सारी मेहनत, सारा जिक्र जो भी आपने किया अपनी आखिरत को बनाने के लिए, अपनी कब्र को संवारने के लिए, सब का सब मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों बड़ों बुजुर्गों, मेरा पैगाम है आपको कि अपने वालिदैन को खुश रखिए, उनकी नाफरमानी ना कीजिए। ख़ास तौर पे अपनी वालिदा का बड़ा ख्याल रखिए। माँ वो है जिसके पैरों में जन्नत, वो है जिसके नाम से कब्र से उठाए जाओगे। माँ वो है जिसके संतान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चली, जो आल चली, वो माँ से चली। अम्मा जान फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, माँ की बड़ी शान है। अल्लाह ताला हम सबको माँ के अहकामात और माँ की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बहन वर्दा ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। जी वर्दा, आप भी शायद कुछ। जी, मैं माँ बाप की, आपने इतनी बड़ी बात कही, इसमें थोड़ी सी मैं बात ऐड ऑन करना चाहूँगी कि बेशक हम सबको पता है कि हमें माँ बाप की बहुत खिदमत करनी चाहिए। जहाँ पे माँ के पैरों के नीचे जन्नत है तो बाप हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा साबित होता है। और जो औलाद, मैं कहूँगी बहुत बदनसीब हैं जिनके माँ बाप होते हैं और उसके बावजूद भी वो अपने माँ बाप को झिड़कते हैं, उनसे ऊंची आवाज़ से बात करते हैं, चिल्लाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी आखिरत खुद तबाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस वक्त औलाद अपने माँ बाप पे चीखती है, चिल्लाती है, उनको झिड़कती है, तो आसमान के जितने फरिश्ते हैं वो तमाम लोग उस औलाद पे लानत भेजते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार कहते हैं, ज़मीन और आसमान काँप जाते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने माँ बाप को हमेशा शफ़क़त से पेश, जैसे उस तरह से जैसे वो बचपन में हमारे साथ शफ़क़त से पेश आते हैं। इसी के साथ ही आज का एपिसोड ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। दुनिया बोल है में रमज़ान स्पेशल। मुझे तलहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।